नमस्कार, मेरा नाम राहुल लोधवाल है और यह है मेरा YouTube चैनल द बोरिंग शो। जी हाँ, चैनल का नाम भले ही बोरिंग है पर इसमें बातें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आइए मिलते हैं इस चैनल के पहले गेस्ट यशजीत सिंह तोमर जी से। यशजीत सिंह जी एक फिटनेस फ्रीक है, लाइफ कोच है और हाँ, बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर इंदौर और मिस्टर एमपी का खिताब जीत चुके हैं। तो इस पॉडकास्ट में हमने उनसे बात की लाइफस्टाइल को लेकर, हेल्थ को लेकर, फिटनेस को लेकर, डाइट को लेकर और बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन को लेकर। तो यदि आप भी एक फिटनेस लवर तो ये पॉडकास्ट सिर्फ आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं एक फिटनेस फ्रीक यशजीत सिंह तोमर जी से। तो कैसे हो यश सर? एकदम बढ़िया राहुल सर, एकदम बढ़िया। आप सुनाएं। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके और बहुत खुशी हो रही है क्योंकि जब किसी फिटनेस इन्फ्लुएंसर को बुलाया जाता है या उनसे बात करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपसे तो मतलब सालों से कुछ ना कुछ सीखता रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आज आपसे बात करने के बाद कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। तो कैसा चल रहा है वर्कआउट, ट्रेनिंग कैसी चल रही है? ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है, मेंबर्स भी बढ़िया है मेरे पास में, मतलब ट्रेनिंग अच्छी चल रही है। क्या बात है, क्या बात है। सबसे अच्छी बात क्या होती है ना कि एक पॉजिटिव वाइब्स आती है आपसे मिलके। और क्योंकि आप 365 दिन जब आपको देखता हूँ तो आप वर्कआउट करते रहते हो, तो मुझे ऐसा लगता है या जो भी आपको देखेगा उनको ये लगेगा कि वर्कआउट नहीं छोड़ना है। तो आपसे ये मोटिवेशन हमेशा मिलता रहा है। तो मुझे लगता है कि आज जितने भी लोग आपको सुनेंगे, आपको पर्सनली जानेंगे भी सही और ये भी पता करेंगे कि आपके जैसा कैसे बन सकते हैं। क्योंकि जितना मैं आपको इतने टाइम में समझ पाया हूँ, एक फिटनेस के माध्यम से तो आप मोटिवेट करते ही हैं, आपका व्यक्तित्व भी है जो कि बहुत कम लोग आपको समझ पाएंगे क्योंकि आप बहुत कम बोलते हो। तो तो शुरू करते हैं आपकी जर्नी से। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, शुरू से जानना चाहता हूँ क्योंकि लोग आज आपको देख रहे हैं पर आपने शुरुआत कहाँ से की? शुरुआत जैसे स्कूल टाइम पे एक दो बार जो कंपटीशन होते थे छोटे मोटे गैदरिंग्स में, तो काफी टाइम से स्कूल में ही मेरे को ऐसा लगने लगा था कि मुझे एक स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने स्केटिंग में मैंने रुचि रखी। सबसे पहले स्केटिंग करा। स्केटिंग मैंने काफ़ी अच्छे स्तर पे करी, स्कूल नेशनल्स भी खेले, स्टेट्स भी गया। देन फिर उसके बाद में मैंने कराटे में गया। मतलब मैं ओवरऑल देखा जाए तो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहता था। तो फिर मैंने रेसलिंग भी चालू करी। मैं एक अच्छा रेसलर भी रहा, मतलब कि मैंने छोटे मोटे स्कूल ने स्टेट यूनिवर्सिटी खेली हुई है। बाकी उसके बाद में फिर मैं को लगा कि नहीं यार, अब वो आपको पता ही है ना कि डेस्टिनी आपको कहाँ ले जाएगी। बिल्कुल सही। जैसे कि आपने देखा ही राहुल धोनी को देखा जाए तो वो विकेट की वो क्या बोलते हैं अपना गोलकीपर था जी, और वो क्रिकेट में आ गया। बिल्कुल सही। अब उसके बाद में रेसलिंग के बाद में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं बॉडी बिल्डिंग भी कर सकता हूँ जी। तो फिर मैंने क्या करा कि अब बॉडी बिल्डिंग मैंने बहुत टाइम बाद करी। अभी रिसेंटली 2022 में मैं 23 में मिस्टर इंदौर एमपी रहा जी। उसके पहले मैंने रेसलिंग काफी अच्छे स्तर पे करते रहा। उसके बाद में मैंने ट्रेनिंग देना स्टार्ट करी जिम में, बॉडी बिल्डिंग के पहले। तो बॉडी बिल्डिंग रेसलिंग के बाद में मैंने जब जिम में ट्रेनिंग देना स्टार्ट करी तो मुझे लगा कि मुझे अब बॉडी बिल्डिंग भी करना चाहिए। तो वहाँ से मैंने मेरी बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत करी। तो मैंने मिस्टर एमपी मिस्टर इंदौर तोमर रहा। तो इसकी शुरुआत किस तरह से हुई? मतलब आप जिस तरह से बता रहे हैं कि आपने अखाड़े से शुरुआत की, स्केटिंग की और अब आप फिटनेस कोच हैं, तो घर से ही वो बैकग्राउंड रहा या आपकी तरफ से कुछ एफर्ट रहे कि आपको इस इंडस्ट्री में आना है? घर पे से तो स्टार्टिंग से मुझे स्पोर्ट्स में काफी घर वालों ने मेरे को आगे ही बढ़ाया कि बोले हाँ चल ठीक करो, क्योंकि ऐसा कोई खास मेरा बैकग्राउंड नहीं है। मेरे पापा चाचा दादा का उनके पुराने टाइम में रेसलिंग कर चुके हैं। बाकी उसके बाद में मैंने ही मेरे घर में स्टार्ट करी थी, तो घर वालों ने तो मुझे सपोर्ट करा है। जर्नी में किस तरह के चैलेंजेस आपने अभी तक फेस किए? क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हो और आपने कहा कि आपका बैकग्राउंड नहीं है, उसके बाद आप आगे बढ़ते चले गए, तो आपकी शुरुआत सीधा जिम से हुई या अखाड़े में आपने दांव पे चपना है? सबसे पहले तो मेरी शुरुआत हुई अखाड़े से। कौन सा अखाड़े से? श्री चंद्रमुरी हमशाला। अच्छा। तो इंदौर का सबसे अच्छा रेसलिंग सेंटर है, अखाड़ा सबसे अच्छा अखाड़ा है श्री चंद्रमुरी हमशाला। और उस वक्त आपकी उम्र क्या थी जब आपने शुरुआत की? उस वक्त होगा मैं 10-12 साल का तो होऊंगा मैं। तो घर पे भी करता था, फिर रेसलिंग सेंटर में ज्वाइन करा
फिर रेसलिंग करी मैंने वहाँ पे, काफ़ी अच्छी रेसलिंग करी। और अब जिम की तरफ। हाँ, अब जिम की तरफ। तो एक मेजर चेंज आपको क्या लगता है अखाड़ा में और जिम में? मतलब इन दोनों का वर्कआउट क्योंकि मुझे लगता है अलग है। यदि आप अखाड़े से आपकी शुरुआत करते हो तो आपको एक डिसिप्लिन सिखाया जाता है। हाँ। आपको बताया जाता है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आपको बताया जाता है कि ये एक अलग ही खेल है। क्योंकि हाँ, जमीन आसमान का फर्क है। तो आपने क्या इसमें फर्क समझा, वो थोड़ा बताया। तो मैं सबसे पहले जाता था ना अखाड़े में, तो हम लोगों को पूरा अखाड़े की झाड़ू लगाते थे जी। हम पूरा अखाड़े की झाड़ू लगाते थे, राइट और लेफ्ट दोनों हैंड से, अच्छा, कि ताकि आपका लेफ्ट भी उतना ही काम करे। क्या बात है। मतलब सिर्फ नॉर्मल झाड़ू नहीं लगा रहे? नॉर्मल नहीं, सबसे पहले जैसे आपने कराटे किड्स देखी है जी। तो 10-15 दिन तक तो जैकेट ही टंगवा रहे हैं। तो हमसे भी वही मान के चलो कि जो हमारी जो नींव है ना, जी, जी। नींव ये थी कि आपको सबसे पहले झाड़ू लगाना है अखाड़े। अच्छा। पूरा अखाड़े की झाड़ू लगवाते थे हमसे। और अखाड़ा को लेकर जो मैंने बचपन से सुना है वो ये कि जो अखाड़े में वर्कआउट कर लेता है या जिसने अखाड़े की बॉडी बनाई है वो सालों साल रहती है। जिम को लेकर थोड़ा सा ये कम्युनिकेशन गैप है या मिसअंडरस्टैंडिंग है या मिथ है कि यदि आप जिम में वर्कआउट करोगे तो जल्दी बॉडी उतर जाती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अखाड़े में ये है कि आपकी ओवरऑल बॉडी काम करती है। अच्छा। आपका एंडोरेंस काम करता है अखाड़े में, जी। समझ रहे हो? तो वो क्या काफी टाइम तक रहता है, ऐसा नहीं है कि परमानेंट ही रहेगा, वो भी जाएगा। जी। जैसे जिम वालों की बॉडी भी जाती है, अखाड़े वालों की भी जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनकी नहीं जाएगी। वो भी वही करते हैं, मसल्स को रिपेयर कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ भी वही कर रहे हैं, जिम में भी मसल्स को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं। वो अलग तरीके से कर रहे हैं, ये अलग तरीके से कर रहे हैं। वो थोड़ा एंडोरेंस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपन मसल स्ट्रेंथ पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अखाड़े की जाती है और जिम की जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं, दोनों की जाएगी। हाँ, तो मैं नहीं मानता इन चीजों में कि अखाड़े की बॉडी रहती है और जिम की चली जाती है, क्योंकि मैं तो खुद ही रेसलर भी हूँ और अभी फिलहाल एमपी इंदौर दोनों मैंने खेला हुआ है और फिटनेस इंडस्ट्री में हूँ। तो इन दोनों की यदि बात की जाए, अखाड़े की और जिम की, तो आपको पर्सनली सबसे ज्यादा वर्कआउट करने का मजा या सबसे ज्यादा अच्छा कहाँ लगता है? मुझे तो अखाड़ा नहीं लगता है। अखाड़ा है राहुल सर, अखाड़ा ये कि एक आदमी जब आदमी से भिड़ता है जी। तो उसमें अलग जान बनती है। अब यहाँ पे आपको सिर्फ मशीनों से भिड़ना है। जी। जैसे मैं मेरे एक वजन से बड़े आदमी से भिड़ूंगा तो मेरे अंदर एक अलग जान सी बनेगी, अलग स्ट्रेंथ बनेगी मेरे। बिल्कुल सही। अब यहाँ पे वो चीज नहीं है, वहां पे वो चीज है। पर ऐसा क्या कारण रहा है कि अखाड़ों की संख्या कम होती गई है, जिम की संख्या बढ़ती गई है? तो इसके पीछे का क्या रीजन है जो आपको लगता है? इसके पीछे का एक ही रीजन है, फिल्म इंडस्ट्री। क्योंकि देखा जाए तो आप आचार्य प्रशांत को आपने देखा होगा। आचार्य प्रशांत बोलते हैं कि जो व्यक्ति देखेगा वो व्यक्ति उसी चीज में। अब सलमान खान, संजय दत्त, तो ये सब लोग आपने देखा होगा, आमिर खान, ये इन्होंने कहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन करी उनकी? जिम में करी। अब मेरा जैसा युवा, मैंने उनको देखा कि अरे जिम में जाके वर्कआउट करते हैं, तो ये जिम से बनी। बिल्कुल। अखाड़ा दिखाया ही नहीं ना। अरे आमिर खान आप देख लो, आमिर खान ने पूरी दंगल कर ली, ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने जिम में कर दिया। दंगल मूवी कर रहा है भाई तू अखाड़े में, अखाड़ा दिखा रहा है, तू रेसलिंग दिखा रहा है और तू वर्कआउट जिम में कर रहा है। कि अखाड़ा इसलिए पीछे चले गया कि ये जो सोशल मीडिया है, जो ये हीरो हीरोइंस हैं, इन्होंने जो चीज दिखाई वो चीज देख के नया युवा जिम में आ गया। जिन्होंने जिम शुरू किया वो ये सोचते हैं या इस माइंडसेट से जिम में गए हैं कि 3 महीने में ही बॉडी बन जाए। अरे 3 महीने में कैसे पॉसिबल है? 3 महीने में मैं बता रहा हूँ, अपना घर बनाना है, आपको अपना घर बनाना है जी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? डोबरे खोदना पड़ेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। कि सीधे आप ऊपर स्लेब डाल के, छत डाल के, बुइंग डाल के वो कर दोगे? डोबरे खोद के उसकी नींव मजबूत करना पड़ेगी ना भाई। आपका बेस ही बनानी है, आपकी नींव नहीं बनी, आपने आज तक 100 दंड 100 बैठक नहीं मारी, एक आधी बार रस्सा नहीं चढ़े। तो अखाड़े में यही बेस मजबूत होता है। मैं वही समझा था, अखाड़े में क्या मजबूत होता है? आपका बेस मजबूत होता है। डायरेक्ट कोई मशीन पे नहीं लेके जाता व्यक्ति। मैं भी आजकल जो नए स्टूडेंट आते हैं ना मेरे पास में, मैं ट्रेनर हूँ जिम में, तो जैसे जो नए स्टूडेंट आते हैं जो 3 महीने में बॉडी बनाने का बोलते हैं, तो मेरे पास आओ मत भाई, मैं नहीं बना पाऊंगा आपकी बॉडी। प्लान कर रहा था कि एक हेल्थ से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड मेरे को एक पॉडकास्ट बनाना है। तो मेरा सबसे पहला माइंडसेट था कि आपको बुलाना। उसके पीछे का रीजन था
जो शायद जो लोग हमें देख रहे हैं वो नहीं समझ पाए, पर मेरा माइंडसेट ये था क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई आपको जब फॉलो करेगा या अब देखेगा तो मेरे हिसाब से 500 1000 या इससे ज्यादा फॉलोअर्स आपके नहीं है, पर क्योंकि ग्राउंड लेवल पे आपको आपने वो जर्नी जी है, आपने 15-20 साल से आप वर्कआउट कर रहे हो, आप जीरो से आपने स्टार्ट किया है, आप मिस्टर इंदौर मिस्टर एमपी बने हो, तो ये जेन्युइन चीज है जो हम लोग दिखा पाएंगे। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को यदि मैं ले लेता जिनके मिलियन में फॉलोअर्स है, बट उसमें सच्चाई कितनी है, कितना उन्होंने स्टेरॉइड का उपयोग किया है, वो जेन्युइन चीज नहीं बता पाएंगे क्योंकि आपकी शुरुआत अखाड़े से हुई है और मुझे मालूम था कि आपने वो जर्नी जी है, आपने वो स्ट्रगल किया है, आपको मालूम है कि जब आप कोई कंपटीशन खेलते हैं तो आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी होती है। तो मेरा पहला माइंडसेट ये था कि मैं आपको लेके आऊं क्योंकि जो बात होगी वो जेन्युइन होगी। बिल्डिंग मैंने भी जब करी ना मिस्टर इंदौर में एमपी खेला तो मैंने भी स्टेरॉइड का यूज करा। बिना स्टेरॉइड के आप स्टेज पे नहीं जा सकते। उसके बाद में जिम वापस खुली तो मैंने वापस मेरा ट्रांसफॉर्मेशन करा, तो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा हुआ जी। तो मैंने भी स्टेरॉइड का यूज करा है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। वो क्यों करा कि क्योंकि मेरे को बॉडी बिल्डिंग करना थी और आज के समय में मुझे ऐसा लगता है कि गुरु जैसी जो परंपरा है उसका मान रखना लोग भूल रहे हैं। वो भूल रहे हैं कि यदि गुरु ने हमको डांटा है, मारा है तो एक सीख दी है, क्योंकि आज भी मैं जी आज भी मैं आपके माध्यम में मैं मेरे गुरु जी से नजर ही नहीं मिला। उनका नाम बताएं मुझे। अब नाम तो मेरे गुरु जी का नाम है विजय सिंह जी वर्किया और चंदन व्यायामशाला के कोच हैं। और मैं उनका नाम कैसे, मैं तो मेरे लिए तो सर्वप्रथम है, मैं भले उनसे नहीं मिल पाता हूँ कुछ भी, मैं डरता हूँ उनसे आज। अच्छा, आज भी डरता हूँ। मतलब आपके लिए जो जर्नी रही ट्रांसफॉर्मेशन की वो कितनी टफ रही? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी तो बहुत ही टफ रहती है सर। जैसे आपको, जैसे मेरे को मीठा खाने का बड़ा शौक है, मैं बहुत पसंद करता हूँ मीठा, तो वो चीज़ें सब बंद हो जाती है। और रोटी भी मैं ज़्यादा खाता हूँ, जैसे इंडियन में शुरू से हमारे घर में रोटी बनती है, रोटी अपनी सभी की आपकी थाली में भी रोटी रहती है, आपको भी पता होगा। तो रोटी तो अपने को लगती है। तो ये गेहूं की रोटी रहती है या गेहूं की रोटी रहती है? क्योंकि कुछ ट्रेनर्स का ऐसा कहना होता है कि आप चावल बंद कर दो, आप रोटी बंद कर दो, रोटी भी खा रहे तो आप बाजरे की रोटी खाओ, कि भैया आपको कोई रोटी नहीं खाना है, आप सिर्फ दलिया खाना है, ओट्स खाना है, और फाइबर में सलाद अलाद और ये फलाना ढिंका चीज़ें सब चीज़ें दे देते हैं आजकल। मेरे को तो बिल्कुल भी इनका डाइटिशियन को समझ में नहीं आता है कि इतना जल्दी ये करवाना है, क्यों चाह रहे हैं सब चीज़ें। अपनी डाइट राहुल सर ऐसा है कि आप 115 किलो का वजन व्यक्ति लेके आया, उसका कोई लाइफ स्टाइल ही नहीं था फिटनेस का, उसका वर्कआउट कराना चालू करोगे ना तो उसका ऑटोमेटिकली 10-12 किलो 15 किलो तो वजन गिरेगा, क्योंकि आज तक उसने कुछ करा नहीं था। 115 किलो वजन लेके आया, 100 किलो वजन लेके आया, उसकी कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न होना चालू हो गई जो कभी होती नहीं थी। उसकी डाइट अपन वही रखेंगे, डाइट एकदम से बंद नहीं कर देंगे कि आप बंद ही कर दो आज ही से, धीरे धीरे करेंगे पर धीरे धीरे, कमजोरी नहीं लाना उसके शरीर में। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे ज्यादा इजी क्या है, आपकी खुद की बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना या किसी की करवाना? किसी की कराना और खुद की करना दोनों ही डिफिकल्ट है राहुल भाई। इसमें क्या है कि पेशेंस भी बहुत एक तो चाहिए और उसमें संयम, क्योंकि आप आपका जब कर रहे हो तो आपको मालूम है कि आप कितना कंट्रोल कर रहे हो। हाँ। और किसी आप और को आप जब करा रहे हैं तो आपको मालूम है कि वो कितनी मेहनत कर रहा है, तो कहीं ना कहीं टफ तो दोनों ही पर आप किस चीज को ज्यादा एंजॉय करते हो? मैं दूसरों की ट्रांसफॉर्मेशन कराना ज्यादा एंजॉय करता हूँ। अच्छा, हाँ, खुद के मुकाबले। क्या आप अपने क्लाइंट्स को वर्कआउट और डाइट प्लान पर्सनलाइज करते हैं? अगर हाँ तो किस तरह से? मैं उसके गोल के हिसाब से वर्कआउट प्लान और डाइट प्लान डिसाइड करता हूँ। जो उसका गोल है सिर्फ फिटनेस मेंटेन रखना, इंचेस लॉस करना, कोई बॉडी बिल्डिंग का उसका कोई गोल नहीं, तो मैं उस हिसाब से उसका वर्कआउट और डाइट प्लान डिसाइड करता हूँ। जैसे अभी आपका वेट है 100 kg, तो अभी आप किस तरह से बॉडी को लेकर जा रहे हैं? गेन कर रहे हैं या और? हाँ, अभी तो मैं जैसे गेन ही कर रहा हूँ, मतलब मान के चलो गेन हो रहा है, तो मैं अभी तो फिलहाल में गेन ही कर रहा हूँ। तो अभी कितना केजी और गेन करने वाला है? नहीं, मेरा अभी 100 kg हो गया है। अच्छा। तो मैं सोच रहा हूँ कि बस इसके बाद मैं थोड़ा सा वापस अपने रूटीन पे आता हूँ, प्रॉपर तरीके से ध्यान देता हूँ डाइट में भी, क्योंकि अभी क्या दिवाली फेस्टिवल्स आपको पता ही जी। और मैं काफ़ी इंजॉय करता हूँ हर चीज़ को, तो मैं मीठा भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं तो मेरा बता रहा हूँ कि मैं तो अभी फिलहाल में तो गेन ही कर रहा था। अभी जो आपका डाइट चार्ट है सुबह से लेकर शाम तक किस तरह से, थोड़ा सा बताइए। बहुत नॉर्मल डाइट चार्ट है राहुल सर। 2 बार खाना खाता हूँ सिर्फ,
सुबह मतलब जिम से आने के मतलब 11 साढ़े 11 बजे एक बढ़िया सा मील है मेरा, घर की रोटी जो घी लगी हुई 4-5 रोटी, उसके बाद में 250 ग्राम पनीर, उतना कार्ब्स, उतनी क्वांटिटी में पनीर, उसके बाद में दाल जो घर में सब्जी बनती है वो, बस उससे बस ये एक मेरा मील पहला ही है, और एक रात का मील है जो घर की नॉर्मल जो घर की थाली होती है और उससे। एक्स्ट्रा प्रोटीन किस तरह से ऐड करते हैं आप? फिलहाल में जो जैसे वर्कआउट पर डिपेंड करता है, जैसे एक्स्ट्रा प्रोटीन मेरे को अभी रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं नहीं कर ले रहा हूँ एक्स्ट्रा प्रोटीन। आपके हिसाब से एक बिगिनर को अपनी फिटनेस जर्नी कैसे शुरू करनी चाहिए, इसे लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। आजकल बिगनर्स मेरे पास जिम में आते हैं तो पूछते हैं सर अब क्या करें। मैं तो जैसे रेसलर हूँ, तो जैसे मेरा बेस मजबूत है तो मैं चाहूँगा कि उसका भी बेस मजबूत हो, तो मैं उसको मशीन्स पे ना लेके पहले जो डंड पुशअप्स होती है जो बॉडी वेट से वर्कआउट किए जा सके वो करवाता हूँ। जैसे पुशअप्स हो गई, स्क्वाट्स हो गई, चिनअप्स हो गई, पुलअप्स हो गई, ये चीज़ें अब उससे हो ही नहीं रहा है। तो जैसे हमारे से भी, हमारे रेसलिंग सेंटर में भी स्टार्टिंग में जैसे होती नहीं थी चीज़ें, तो क्या रहता था उसको छोटे फॉर्म में, जैसे नीचे पुशअप नहीं लग पाती तो अपन वॉल को पुशअप्स लगा लें, जी। कोई सा एक ऐसा मेंटेन लेवल पे लाके पुशअप्स लगा लें जिससे लगते, तो जब तक उस पर अपने से लगने लगती तो फिर अपन धीरे धीरे उसका लेवल नीचे लेके आए। तो मैं बोलता हूँ कि एक नॉर्मल जैसे जो वर्कआउट करने बिगनर्स आया ना, उसको सबसे पहले उसका बेस बनाना चाहिए। ये चाहता हूँ कि मैं वो पुशअप्स और पुलअप्स ये करें ज़्यादा से ज़्यादा, और स्क्वाट्स। आपको किस एज ग्रुप को सबसे ज्यादा फिटनेस के लिए मोटिवेट करना पड़ता है? मेरी जो ग्रैंड मदर है उनकी एज है 76 कुछ है, शुगर पेशेंट है, आज भी वो 180 कूद लेती है। तो आपके अंदर रहना चाहिए वो चीज़। अब आप ये एज ग्रुप तो नहीं देखा जाएगा, राहुल सर आपने पूछा कि कौन से एज ग्रुप को ज़्यादा, हर वो एक कोई से एज ग्रुप को आपको अंदर से होना चाहिए कि मुझे ये करना ही करना है। जैसे मेरी दादी रोज मॉर्निंग वॉक करती है, मेरे दादाजी भी करते थे, और मेरे जो कई मेंबर्स हैं जो 60+ है, वो भी वो अच्छा वर्कआउट करते हैं, काफ़ी अच्छा स्क्वाट है उनका, चेस्ट में अच्छा मारते, वेट भी अच्छा उठाते हैं, काफ़ी अच्छे मेंबर्स। तो ये सब चीज़ें मुझे तो नहीं लगता है कि अपने अंदर से होना चाहिए ये चीज़ें, इसमें कोई एज ग्रुप नहीं मायने रखेगी कि और कोई 50+ का क्लाइंट आपके पास आता है, हाँ, तो आप उसको किस तरह से मोटिवेट करते हैं वर्कआउट करने के लिए? 50 अपन अपने ऊपर लेके बात करते हैं। जैसे अगर अपन 50 साल के, तो अपन कैसे उसको अपन क्यों करें वर्कआउट, ये पूछना चाहते जी। हैं। 50 साल के तो वर्कआउट क्यों करें? जी। तो अपन 50 वर्कआउट इसलिए करें कि आपकी जो बोन्स है आप वो स्ट्रांग रहे, मसल स्ट्रांग रहे, आपकी माइंड से स्ट्रांग रहे, आपको एक्टिवनेस रहे बॉडी में, रेगुलर उसके आम वर्कआउट के उसके लिए काम के प्रति ऊर्जा रहे। क्योंकि कोविड के बाद ये केसेस बढ़े हैं, आपने देखा होगा कि फिटनेस को लेकर जागरूकता जो बढ़ी है वो कोविड के बाद बढ़ी है। तो जो व्यक्ति कोविड में गए हैं, जो व्यक्ति कोविड, जिनको कोविड हुआ है, वो बहुत नॉर्मल, जिन्होंने कभी वर्कआउट नहीं करा था उन लोगों को ज़्यादा कोविड हुआ है। इस कारण से व्यक्ति ने अपना कार्डियक एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए, अब लंग्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ये चीज़ें वापस डाली है अपने, इसलिए फिटनेस इंडस्ट्री और इसलिए व्यक्ति स्पोर्ट्स के प्रति इतना जागरूक हुआ है। डाइट का रोल हार्ट हेल्थ में कितना इम्पोर्टेंट है? आप किस तरह का डाइट रिकमेंड करते हैं हार्ट पेशेंट के लिए? मैं हार्ट पेशेंट्स ज़्यादा ऑयली और जंक फूड तो अवॉइड ही करना रहता है, वो भले हार्ट पेशेंट हो या नॉर्मल हो। अब एक्यूरेट हार्ट पेशेंट के लिए अपन क्या बंद करवाएं, उसको तो अपन चालू ही करवा सकते हैं कुछ अच्छी चीज़ें, जैसे उसको सप्लीमेंट्स कुछ अच्छे, ओमेगा हो गया, ये चीज़ें हो गई, सब चीज़ें अपन जिससे हार्ट उसका हेल्दी रहे, ये चीज़ें चालू करा सकते हैं। बाकी बंद क्या करा, जो अपना खाना खा रहा है वो तो खाएगा ही। प्रोटीन, ओमेगा, विटामिन, ये जो टैबलेट्स के फॉर्म में आते हैं, ये अपन इंडियन लोगों में ये जो मल्टीविटामिन और ये अपने कोई डेफिशिएंसी जो विटामिन डी की है ना, जैसे मैंने देखा है, मेरे काफ़ी मेंबर्स बोलते हैं कि सर जॉइंट्स पेन हो रहा है, वीकनेस लग रही है अंदर से, तो उनको क्या है कि B12 और D3 ये मिल नहीं पाता है। तो ये इसलिए अभी आजकल जो मल्टीविटामिन हो गए, ओमेगा हो गई, ये चीज़ें लेना ज़रूरी है।
तो ये नेचुरल है? नेचुरल ये तो नॉर्मल चीज है, ये तो लेना चाहिए, हर व्यक्ति को लेना चाहिए। ये नॉर्मल जो हाँ। कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये लेना चाहिए। लेना चाहिए। और जो लोग नॉनवेज की तरफ हैं या नॉनवेज खाते हैं क्योंकि इजी सोर्स ऑफ प्रोटीन है, तो हाँ। उनके लिए क्या कहेंगे, कितना सही है, मतलब आपको क्या लगता है? यार वो खाता है, अगर वो जब तक उसके मन से उसके मन में नहीं आएगा ना, क्योंकि मेरे जैसा नॉनवेज खाने वाला जहाँ तक लगता है कि मैं कम से कम 6 मील पूरे नॉनवेज के ही लेता था। मैं बोलता रहा हूँ कि मैं बचपन से लेके 29 साल तक मैंने नॉनवेज खाया और मुझे बहुत पसंद था। ये मेरे अंदर एक दिन फीलिंग आई कि मुझे नहीं खाना है, एक ही दिन में मैंने छोड़ा। और तब से आज तक? तब से मेरे को 1 साल हो गए। नहीं तो मैं इतना बड़ा नॉनवेज का वो था, लवर था कि मैं को लोगों ने बुलवाते थे बनाने के लिए, कि मैं इतना बनाता भी बड़े शौक से था, वो खाता भी उतने शौक से था, वो खूब खाता था। तो मैंने एक ही दिन में, पता नहीं मेरे अंदर कहाँ से क्या आया। एक तो प्रेमानंद जी महाराज काफी अपने जी। रील्स पे ऐसे लोगों को आप फॉलो करो ना, ऐसे लोगों की वीडियो देखो जो आपको इंस्पायर करे हैं। जैसे वो भजन मार्ग पर भी देखा जाए तो वो काफी अच्छा हमको, मेरे को तो उनसे मोटिवेशन मिला। तो मैंने उनको 1-2 बार सुना, तो मैंने जब से मैंने नॉनवेज मेरे मन में ही नहीं आई खाने की, तो मैंने जब से नॉनवेज बंद कर दिया। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिटनेस जर्नी में सबसे कॉमन डाइट मिस्टेक क्या होता है जो लोग करते हैं? एकदम से हर चीज को छोड़ देना, एकदम से रोटी बंद कर दी, एकदम से चावल बंद कर दिए, एकदम से जो अपने घर की जो खाना आप खाते थे वो एकदम से बंद करके सिर्फ प्रोटीन ही ढूंढ रहे हैं। एकदम से हर चीज को धीरे धीरे करके बंद कर देना चाहिए, या क्वांटिटी कम करना चाहिए। बंद तो नहीं करना चाहिए किसी भी, सब बॉडी को हर चीज की जरूरत है, फैट की जरूरत है, कार्ब्स की जरूरत है, फाइबर्स की जरूरत है, हर चीज की जरूरत है। अपन व्यक्ति क्या गलती करता है कि एकदम सर आज ही से मैंने सब बंद कर दिया है, अब कल से सर प्रॉपर मैं एकदम सिर्फ अंडे खाऊंगा, चिकन खाऊंगा, वो सैलेड खाऊंगा। मैं बोलता हूँ भाई ऐसा मत कर, थोड़े दिन तो खा, तूने वर्कआउट चालू कर दिया है ना, तो थोड़े दिन ये खा, महीना भर खा, उसके बाद में धीरे धीरे अपन इसको कम कर लेंगे। मुझे एक चीज और जाननी थी इसमें, वेट लॉस और फेट लॉस, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? वेट लॉस में डिफरेंस ये है कि आपकी स्केल पे आप खड़े हो रहे हो जी। तो आपका डिजिटल गिर रहा है, 95 से आप 65 पे आ रहे हो, तो ये होता है वेट लॉस। एक होता है अंदर से आपका जो फैट है वो खत्म होके वेट अपना वही 75 75 kg वेट है, मिनिमम 1-2 किलो 3 किलो कम होता होगा फैट लॉस में। बाकी आपका साइज मेंटेन है, आपके इंचेस जो है वो फैट जो है अंदर का वो कम होके आपका मसल पे डेवलप होगा। ओके, इसको बोलेंगे फैट लॉस। क्योंकि सर तरीके से किया जाए। हाँ, क्योंकि कई लोगों को फेट लॉस नहीं मालूम है, हाँ, नहीं वो मालूम। वेट लॉस की तरफ आते वेट हैं। लॉस में जाना चाहते हैं ना, इस कारण से उनकी जो स्किन है वो लूज हो जाती है हर जगह से, और बहुत सारी प्रॉब्लम आती है उनको, बता नहीं सकते अपन इस सोशल, बहुत सारी ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम आती है। इसलिए क्या है कि फैट लॉस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए व्यक्ति को अंदर। सर अब कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, अगर आपको एक ही फूड पूरी लाइफ खाने को कहा जाए तो वो कौन सा फूड होगा? दही खा सकता हूँ मैं लाइफ टाइम। सेकेंड क्वेश्चन है, आपके फेवरेट फिटनेस एक्सरसाइज कौन सी है इंक्लाइन चेस्ट प्रेस डंबल के साथ, जिसको आप बहुत एंजॉय करते हैं? बहुत एंजॉय करता हूँ। ठीक है। एक हेल्दी स्नैक जो आप रोज खाते हो? मैं पनीर खाता हूँ रोज, चीज वाला। चीज वाला? हाँ। पनीर मतलब जो बनता है पनीर, बटर में पनीर से फ्राइड करके उसके ऊपर से मैं चीज रख के खाता हूँ, चीज स्लाइस। तो ये हेल्दी होता है? मेरा फेवरेट है। हाँ, ये हेल्दी। हाँ ये नेक्स्ट है सर कि फिटनेस के बारे में एक मिथ जो आपको लगता है लोग ज्यादा बिलीव करते हैं। सबसे ज्यादा तो आजकल जैसे बच्चों की हाइट रुक जाएगी, सबसे बड़ा मिथ है ये। अभी से ही में बच्चों को वर्कआउट चालू करा दिया तो सबसे बड़ा मिथ लगता है मेरे को। और प्रोटीन क्योंकि मैं खुद 8-10 साल से 8-10 साल का था जब से वर्कआउट कर रहा हूँ, तो मेरी तो कोई हाइट नहीं रुकी। नेक्स्ट है, आपके लिए परफेक्ट फिटनेस डे कैसा दिखाई देता है? तो मुझे लेग्स सबसे ज़्यादा फील होता है कि आज मैंने वर्कआउट करा है। जिस दिन मैं लेग्स का वर्कआउट करता हूँ तो उस दिन मेरे को लगता है कि आज मैंने वर्कआउट करा है। तो ये आपके लिए परफेक्ट फिटनेस डे? परफेक्ट फिटनेस डे, लेग्स डे मेरा परफेक्ट फिटनेस डे है। ठीक है। तो सर मेरा रैपिड फायर का जो है लास्ट क्वेश्चन है कि आपके सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग फिटनेस रोल मॉडल कौन है? मैंने तो आज तक ऐसा कभी किसी के प्रति सोचा नहीं है कि ये मेरा रोल मॉडल है।
मैं नहीं मानता किसी को अपना रोल मॉडल। सर सोशल मीडिया में मैं 3 लोगों के नाम लूंगा और आपको बताना है एक एक लाइन में कि उनको लेकर आपकी क्या व्यू है। पहला है अंकित बयानपुरिया। वो तो मतलब जेन्युइनली बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। अंकित बयानपुरिया तो मतलब ही वाज द बेस्ट, मुझे तो एक लाइन में। ठीक The है। best. दूसरा है सर रोहित खत्री। रोहित खत्री तो मुझे नहीं पसंद है, मैं उसको ज़्यादा, मैंने तो एक दो बार मुझे किसी ने बताया कि मुझे तो नहीं अच्छा लगा, वो मुझे नहीं पसंद है। ठीक है। नीतीश सोनी। नीतीश सोनी ठीक है, सत्तू किंग जिसको बोलते हैं फिलहाल में, जिन्होंने उनका नाम बिगाड़ दिया। बाकी वो व्यक्ति पहले भले जेन्युइन नहीं था, फिलहाल में तो अपने लिए जेन्युइन बात कर रहा है, लोगों को अच्छी राय दे रहा है, तो फिलहाल में अपने लिए अच्छा तो व्यक्ति है। सत्तू किंग को आप सपोर्ट करते हैं? हाँ बिल्कुल करता हूँ, ठीक है। अच्छा व्यक्ति है वो। आवेश चौधरी को लेकर, हाँ। तो उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आवेश चौधरी भाई, आप मैं उसके बारे में सोचता हूँ कि वो ये इतना स्टेरॉइड के बारे में बता क्यों रहा है, मेरे को ये पता नहीं लग रहा है आज तक कि हर किसी को ये डाल लो वो डाल लो, साइकिल कर लो वो साइकिल कर लो। अंत में जो यूथ है जो इस वीडियो को देखेगा और जितने भी आपसे प्यार करते हैं उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो बस यही मैसेज देना चाहता हूँ कि बढ़िया फिट रहें और सब बढ़िया वर्कआउट करें। कुछ माँ बाप का स्पेशली अपने घर परिवार का सबसे ज़्यादा ध्यान दो आप फिलहाल में, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है कि आखिरी में कोई काम नहीं आता है, घर परिवार ही काम आता है। तो फैमिली का बहुत ध्यान दो आप लोग सब अपने। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मुझे लगता है कि आपकी बातों से कई लोग जो है वो इंस्पायर होंगे, बहुत कुछ सीखने को उनको मिलेगा और बार बार आपसे मिलते रहेंगे सर। ये तो राहुल सर आपके माध्यम से सीख जाए, हम तो क्या, मेरे को तो कोई पहचानता भी नहीं है, आप देखो आपके माध्यम से कोई लोग मुझे पहचानने लगे, कुछ देखो अपना तो ऐसा कुछ सर मैंने जब अच्छा कुछ भी सीखे, अच्छा कुछ भी हो, अच्छा ही सीखे व्यक्ति अपने प्रति अपनी तरफ से, तो नहीं चाहते हैं आपके माध्यम से। जी नहीं सर, मेरी कोशिश यही थी कि आप जैसे जो हिडन जेम्स है हाँ। वो निकल कर सामने आए और लोगों को पता चले कि हाँ। सोशल मीडिया की दुनिया अलग होती है और एक जेन्युइन दुनिया अलग होती है। जो लोग अचीव करते हैं वो इस तरह के होते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको किसी भी तरह की बात हमारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यश सर को मैं उसमें मेंशन कर दूंगा, तो आप इनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पे जाकर भी आप इन्हें इनके कमेंट्स जो है या इनके जो व्यूज़ हैं वो आप शेयर कर सकते हैं। जो बात इनकी अच्छी लगी हो आपको वो आप हमें शेयर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखने को मिला होगा हमारी इस बात से। सीखना ही चाहिए बिल्कुल। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और उम्मीद है कि एक बार फिर हम लोग मिलेंगे और बहुत सारी चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलो मिलते हैं फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में।